अस्सलाम वालेकुम भाइयों, नमस्ते, जय हिंद। कायदे का ज्ञान मेरा अधिकार, अपने इस मुद्दे के ऊपर हमेशा हर मंगलवार और शनिचर के दिन रात में 9 बजे से 10 बजे तक हमारे जीवन के साथ जो कायदे ज़्यादा जुड़े हुए हैं, पूरी तरीके से जुड़े हुए हैं, उन कायदे का हम ज्ञान देते हैं, नॉलेज देते हैं, ताकि आप लोग अपना आगे का जीवन सुरक्षित कर सकें। आज का जो विषय है हमारे ज्ञान का, वो भारतीय न्याय संहिता BNS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS और भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA 2023। ये तीनों कायदे अभी हमारे भारत के अंदर, ये तीनों अधिनियम हमारे भारत में 2023 के अंदर नए कायदे आए हैं। इसके पहले जो कायदे थे वो ब्रिटिश टाइम के, अंग्रेजों के टाइम से 1860 में जब हमारा देश गुलाम था तब के वो कायदे हमारे यहाँ थे, इंडियन पिनल कोड के नाम से। उसके बाद उस पे जो कार्यवाही चलती थी, जो भी प्रोसीडिंग उस गुनाह के ऊपर जो प्रोसीडिंग होती थी, उसको हम CRPC कहते थे। उसके बाद एविडेंस एक्ट, ये सारे जूने कायदे ब्रिटिश टाइम के थे। और अभी 2023 में वो सारे कायदों को हटा दिया गया है और ये 3 नए कायदे। तो दोस्तों इतने, ये पूरा इसको हम कहते हैं 3 मेजर एक्ट। भारत के जो सबसे बड़े कायदे अगर हों, ऐसे तो कायदे बहुत सारे हैं भारत के अंदर, वो सब स्पेशल एक्ट में आते हैं, लेकिन 3 मेजर एक्ट ऐसा हमेशा वकीलों के मुंह से आपने सुना होगा, वो ये 3 कायदे। और ये सारे कायदों में काफी बदलाव आए, लेकिन आज हम यहाँ जमा हुए हैं क्योंकि ये कोई वकीलों के लिए क्लास नहीं है, ये आम जनता की क्लास है। आम जनता जो उनके जीवन के अंदर हर पल हर घड़ी, चाहे वो सोते हों, चाहे जागते हों, उठे हों, बैठे हों, काम पर हों, किसी धार्मिक स्थान में हो या अपने घर पर हो, ये सारे कायदे हमारे जीवन के साथ हमेशा जुड़े रहते हैं। और इसीलिए ये कायदों का अगर ज्ञान हमारे को थोड़ा बहुत भी हो, बेसिक नॉलेज भी हो, तो शायद हम हमारी लाइफ को ज़्यादा सिक्योर कर सकते हैं। क्योंकि कायदे का ज्ञान जिसको है ना, वो अपने अधिकारों के लिए हमेशा जागरूक रहता है, जिसे अपने कायदे के। ये समाज एक ऐसा है, आज से कई साल पहले जब इंसान को कपड़े की समझ नहीं थी, पढ़ाई लिखाई की समझ नहीं थी, तब वो एक समूह में अलग अलग जगह रहता था, एक दूसरे को मार के वो उनको अपना स्थापत्य सब करते थे। लेकिन जब से ये कायदे जीवन में आए हैं, बहुत पहले लोगों ने कुछ एक पंच बना लेते थे, कुछ अगर वो 500 की बस्ती है तो वो कुछ नियम बना लेते थे। लेकिन जैसे जैसे समाज बढ़ता गया, वैसे वैसे कायदे का अस्तित्व आया। और जो समाज कायदे से ज्ञानी है, कायदे का उसको ज्ञान है, अपने अधिकारों का ज्ञान है, वही समाज जिंदा है, वही समाज जागरूक है। जहां पर कायदे से जनता अनजान है, मैं जनता की बात कर रहा हूँ, वकीलों की नहीं। जिस देश के अंदर अपने कायदों से जनता अनजान है, वो देश के लोग मुर्दा समान है, क्योंकि अपने अधिकारों की रक्षा नहीं कर सकते। तो अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए कम से कम कायदे का बेसिक नॉलेज हमारे जीवन के अंदर बहुत ज़्यादा जरूरी है। जिस तरीके से हम सांस लेते हैं ना, सांस किस तरह हर घड़ी एक जो भी उसका टाइमिंग होता है, अगर वो रुक जाए तो दुनिया से निकल लेंगे। जिस तरीके से हमारी सांसें हैं, उसी तरीके से हर पल हर वक्त वो कायदे हमसे जुड़े हुए। हम उससे जागरूक नहीं होना चाहते, और जागरूक होने के लिए हमको बेसिक, इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप पढ़े लिखे हो तो आपको बेसिक जानकारी होगी। हर इंसान के लिए, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या ना पढ़ा लिखा हो, आपको कोई अक्षर ज्ञान नहीं है, तब भी कायदे का नॉलेज तो यहाँ से होता है ना, अपने अधिकारों का नॉलेज। कोई आपको बेवकूफ़ नहीं बना सकता कायदे के अंदर, बराबर। और इसी के लिए, इसी उद्देश्य को सार्थक करने के लिए, इसी उद्देश्य के लिए हमने ये कायदे का ज्ञान मेरा अधिकार, आम जनता के लिए हमने ये क्लास चालू की है, जिसकी कोई फीस नहीं है। ये पूरा जानकारी आपको फ्री में दिया जाएगा। ये मेरा संकल्प है, लेकिन आपके सपोर्ट के बगैर ये संकल्प पूरा नहीं हो सकता। अब ये कायदे का ज्ञान क्यों जरूरी है हमारे लिए, मैंने इसके पहले 2 लेक्चर में भी उसके कुछ चीज़ें बताई थी, लेकिन आज एक और चीज़ है जो सबसे बड़ी है। कायदे का नॉलेज होगा तो आप क्या कर सकते हो वो बता रहा हूँ। मान लो कि आपने अपनी ज़िंदगी की पूरी जमा पूंजी जमा की है, आपने ज़िंदगी में जितना कमाया आपके पास वो इकट्ठा है,
आपके पूर्वज की तरफ से भी जो थोड़ा बहुत मिला है वो भी आपने बचा के रखा है। बचत किस तरीके से होती है वो हम जानते हैं, आप लोग जानते हैं। बचत में क्या होता है पता है भाई? पैसा किस तरीके से हम जमा करते हैं। कोई चीज बहुत अच्छी लगी, हम अक्सर उस दुकान पे जाकर उस चीज को छू के पूछते हैं भाई ये कितने का? अगर वो कहता है 3000 का, तो हमारा चेहरा जो बनता है ना वो देखने के लायक होता है। अच्छा हम ऐसे ठीक है बाद में ले लें। ये जो आपने चेहरा बनाया ना ये आपकी बचत है। बचत आप पैसे बचाते हो किस तरीके से सोचो, हर पल अगर उस फीलिंग को सोचोगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे एक एक पैसे की वैल्यू क्या है। तो बचत आप इस तरीके से करते हो। अरे 3000 नहीं, अगर उसने 2000 बोला, 1000 भी बोल दिया तो आप उधर से सहम जाओगे, क्योंकि आपकी जो हमारे दिमाग के अंदर हमने अपने खर्च की, हमारी वो प्यारी चीज खरीदने की हमारी कैपेसिटी 500-600 की है, लेकिन 3000 की आपने नहीं ली, आपके पास है नहीं ली, आपने अपने दिल को मारा। इस तरीके से आप जीवन में अपने पैसे बचाते हो तो उसकी अहमियत सोचो कैसे। मैं जानता हूं कि अगर वो पैसे कारून के खजाने के बराबर है आपके, लेकिन जब वो पैसा आप किसी मकान में इन्वेस्ट करते हो, आपने सोचा लाओ इस पैसे का मैं कोई मकान खरीद लेता हूं, है ना? मकान आपने देखा। मैं ये बता रहा हूं कायदे का ज्ञान किस लिए क्यों जरूरी है आपके जीवन में। कायदा किस तरीके से आपके जीवन के हर अंग के साथ जुड़ा है, हर पल के साथ जुड़ा है, हर सांस के साथ जुड़ा है। आपने मकान देखा, पसंद आ गया आपको, आपने बोला ठीक है, उसने दस्तावेज बता दिया मालिक ने आपको कि ये दस्तावेज है, मेरे नाम पर है, आपने दस्तावेज देख भी लिया, असल है, स्टैम्प तो लगा हुआ है, नाम भी इसका है। आप क्या करेंगे? ठीक है भाई, विश्वास में आ गए, क्योंकि आप कायदा नहीं जानते, इसके आगे का कायदा आपको पता ही नहीं है। आपने सौदा कर लिया, ठीक है, मकान भी आपने खाली देखा है, ये ध्यान रखो। अब भाई मकान खाली है मतलब इसके अंडर में, दस्तावेज आपने देख लिया, ओके, आपने सौदा कर लिया, आपने पेमेंट पूरी कर दी, दस्तावेज कर लिया, अब रहने भी आ गए। लेकिन कुछ दिन के बाद उस मकान के ऊपर एक दावा होता है, सिविल सूट, और ऐसे कई हजार केस भारत की कोर्टों के अंदर पेंडिंग पड़े हुए हैं, कई हजार केस। एक दावा होता है, हो गया दावा। किस तरीके का दावा हुआ कि भाई मैंने ये मकान का बयाना ये व्यक्ति को दिया था, इसके बाद इसने मुझे बाकी मतलब बाकी के पैसे लेकर मुझे रजिस्ट्री नहीं की, इसने किसी और को बेच दिया। देखो उसका बयाना हुआ है, उसका राइट वहां खड़ा हुआ है। अब दस्तावेज वाला है तो बयाना का रजिस्टर्ड होगा, उसकी एंट्री होगी। अगर आप कायदा जानते हो तो आप उसका दस्तावेज देखेंगे, उसके सर्वे नंबर को देखेंगे, उसके बाद आप 7/12 निकालेंगे। उसके अलावा भी सर्च रिपोर्ट होती है, किसी भी प्रॉपर्टी की एक सर्च रिपोर्ट होती है, आप वो निकालोगे। आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ 90% केस होते होंगे, वो 10% के अंदर आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होगा, दिख जाएगा। तो आप उस चीज से बच जाओगे। आपकी पूरी जमा पूंजी किसी गलत जगह, मतलब कहने का ये है कि आपकी जमा पूंजी गलत जगह ना जाए। कायदे का ज्ञान आपके लिए इसलिए ज्यादा जरूरी है। आप रेवेन्यू एंट्री देखेंगे, सर्च रिपोर्ट देख लेंगे, सेटिस्फाइड, और उसके बाद अगर कुछ निकलता है तो आप उसके लिए गुनहगार नहीं हो, क्योंकि आपने कहते हैं ना खरीदना जागरूक होવું જોઈએ। गुजराती में कहावत जागो ग्राहक जागो का सूत्र आप लोगों ने बचपन से सुना है। तो वो जागरूकता कब आती है? जब थोड़ा बेसिक नॉलेज कायदे का आपको हो। और इसी चीज के लिए हम लोग यहाँ पर बैठे हैं हर मंगलवार और शनिवार के दिन अपने कायदे के ज्ञान से वाकिफ कराने के लिए। तो आज आप लोगों को ये बताना है कि कोई गुनाह होता है, आपके साथ गुनाह हुआ या आपने गुनाह कर दिया, तो ये मेजर एक्ट आखिरी ऑर्डर तक किस तरीके से काम करता है। मैंने अभी बोला जितने भी दूसरे कायदे हैं वो सब स्पेशल एक्ट है जो किसी एक मुद्दे के लिए बने हुए हैं। लेकिन भारत के सबसे बड़े जो कायदे हैं, 4 कायदे हैं, लेकिन क्रिमिनल के अंदर ये 3 कायदे हैं और एक सिविल, जैसे प्रॉपर्टी के केस के लिए सीपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड। इस तरीके से 4 मेजर एक्ट है, लेकिन क्रिमिनल के अंदर 3 मेजर एक्ट है। अब मैं आपको ये बताने के लिए खास यहाँ पर हूँ कि वो तीनों मेजर एक्ट, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आज जो आप थोड़ा बहुत नॉलेज लोगे ना, मैं कहता हूँ आप किसी दोस्त के पास कोई नोटिस आएगी, आप उसको 4 चीज बता सकोगे। जरूरी नहीं है कि आपको कलम याद करनी हो, जरूरी नहीं आपको अंग्रेजी आता हो,
लेकिन जो इंसान कायदे से विमुख है, कायदे से अलग है, उसका जीवन स्तर बद से बदतर है भारत के अंदर आज की तारीख में। और इसीलिए आपको उठना है, जागना है, कायदे का ज्ञान प्राप्त करना है, और हम साथ में रहकर ये चीज कर सकते हैं। और किसी ने कुछ बहुत अच्छा कहा है, ख्वाहिश से नहीं गिरते फूल झोली में। ख्वाहिश से नहीं गिरते फूल झोली में मतलब मैंने सोच लिया कि मैं राजा बन गया तो ऐसा हो जाएगा, नहीं होएगा। इसीलिए कहते हैं ख्वाहिश से नहीं गिरते फूल झोली में, वक्त की शाख को मेरे दोस्त हिलाना होगा। जो वक्त की शाख है ना, उसको हिलाओगे तभी फूल आएंगे। मैंने ख्वाहिश कर लिया तो फूल मेरे दामन में नहीं आएंगे। वक्त की शाख को मेरे दोस्त हिलाना होगा, कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से। कमी हम में है, हम दूसरों को बुरा क्यों बोले। कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। ना होगा, सही बात है, अपने हिस्से का दिया जला दिया। मतलब आप समझ गए ना, मुझे इसको समझाने की जरूरत नहीं है। अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा, मतलब हमारे अपने अधिकारों के लिए हमें खुद तैयार होना होगा। और ये तीन जो मेजर एक्ट है, थोड़ा आप पे आ रहा है इसके लिए, तीन जो मेजर एक्ट है, ये तीन मेजर एक्ट क्या काम करते हैं। एक गुनाह से लेके आखिर तक के मैं आपको बिल्कुल आधे घंटे के अंदर पूरा समझा दूंगा, आपको पता चल जाएगा। जो पुराना आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस एक्ट क्या था, उसके अभी नए नाम ये है। फॉर एग्जांपल अभी के कायदे के अंदर ये बता देता हूँ, काफी बदलाव हुआ। पहला पुराना जो भारतीय न्याय संहिता ये अभी का है, और इंडियन पीनल कोड के अंदर कई कलमें नहीं थी, और वो ब्रिटिश टाइम का था। आज समाज बदल चुका है। जैसे चेन स्नेचिंग, उसके लिए बहुत कंफ्यूजन थी कि कौन सी एफआईआर कौन सी कलम लगेगी, वो कलम इसके अंदर आ गई है। फिर रश ड्राइविंग, वो बीएमडब्ल्यू कार से उड़ा देते थे, तो सेक्शन उस टाइम यही लगती थी। 304 ए लगा दिया, 279 लग गई, 337 लग गई, 338 लग गई। लेकिन अब इसके लिए इस कायदे के अंदर उन गुनाहों के लिए स्पेशल सेक्शन डाली गई है, और लेडीजों को लगते काफी ऐसी सेक्शंस बढ़ाई गई है, बच्चों के लगते काफी सेक्शंस बढ़ाई गई है इस कायदे के अंदर। अभी का ये कायदा एकदम परफेक्ट है आज के हमारे समाज और उसकी जरूरत के हिसाब से। अब मैं आपको बताता हूं कि मान लो कि किसी एक जगह पर एक्सीडेंट होता है, बराबर। चलो मैं आप ही लोगों के हिसाब से कह देता हूं कि मान लो कि आपसे किसी का एक्सीडेंट हो गया और उसको लगी, ज्यादा लग गई। अब मैं सिर्फ आपको 3 मेजर एक्ट बता रहा हूं, उसको ज्यादा लग गई। अब ज्यादा लग गई मतलब कितनी लग गई कि उसको फ्रैक्चर हो गया, बराबर है। अब एक्सीडेंट हुआ तो जो कलम लगी, कलम एक्सीडेंट होने की, वो गुनाह हो गया। एक गुनाह आपने एक गुनाह किया। अब उसके अंदर जो कलम लगेगी वो पुराने कायदे के हिसाब से, क्योंकि आप लोगों के मगज में कहीं ना कहीं वो छपा हुआ है, 279 है, 337 है, ये पुराने हो। लेकिन अभी नए कायदे के हिसाब से रश ड्राइविंग, यानी कि गाड़ी को इतनी स्पीड से चलाना, कानून की जो रश ड्राइव यानी आप बेफाम गाड़ी चला रहे हैं, उसकी आज की जो सेक्शन है 281। पहला गुनाह आपने ये किया कि गाड़ी को बहुत ज्यादा स्पीड से आपने चलाया, 281। वो 281 भारतीय न्यायिक संहिता बीएनएस के कायदे के हिसाब से आपने गुनाह किया, ये फौजदारी कायदा है। आपका पहला गुनाह कहां हो रहा है, 281, ये एक कलम हो गई। फिर दूसरा, अगर उसको ज्यादा इंजरी हो गई, 337 जूनी कलम थी, अभी उसकी कलम है 125 125। आपके ऊपर 2 कलम लगी, आपने गुनाह किया, आपने 2 कलम लगी आपके ऊपर। लेकिन जो कलम लगने के लिए एफआईआर हो रही है, अब इधर से कायदा बदलता है। एफआईआर जो हो रही है आपके ऊपर, देखो ये 2 कलम इस कायदे के हिसाब से लगी, भारतीय न्याय संहिता। लेकिन जो एफआईआर पुलिस बना रहा है आपके ऊपर, वो पुलिस को वो पावर किस कायदे ने दिया एफआईआर बनाने के लिए? वो पावर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस के हिसाब से वो एफआईआर बनाएगा। ठीक है, एफआईआर के पहले 154 की सेक्शन थी जूने कायदे में, अभी की है 173 एफआईआर की। मतलब अभी देखो इधर 2 कायदे आ गए, गुनाह एक हुआ जिसमें कलम लगी आपको,
पहली कलम 281 और 125 दूसरी लगी, ये एक गुना हो गया और एक कायदा इस्तेमाल हुआ गुना लगाने के अंदर भारतीय न्याय संहिता। अब जब एफआईआर लॉन्च हो रही है तब आ रहा है कायदा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस 173 की कलम आएगी इसके अंदर, वो एफआईआर हो गई आपकी, दो कायदे हो गए ना। उसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है पूरी केस की तपास, उस तपास के अंदर दो कायदे और जुड़ते हैं। जो तपास कर रही है उसका जो अधिकार, तपास करने का अधिकार है, वो इसको पुलिस को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता देती है बीएनएसएस। इस हिसाब से वो तपास करती है और उस तपास में जो भी पुरावा जमा हुआ है, जैसे गाड़ी की रिकवरी है ना, फिर उस जगह का पंचनामा, उस जगह के साक्षियों को लिया जाता है। कोई अगर वीडियो उधर वेब कैमरा से आ रहा है तो उसको कलेक्ट कर रहा है, तो वो जो वीडियो कलेक्ट किया है, साक्षियों के स्टेटमेंट लिया है, वो तीसरा कायदा स्टार्ट हो गया यहां से, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जिसको हम एविडेंस एक्ट जूने में कहते थे, एविडेंस एक्ट। तो देखो गुना एक हुआ, दो कलम लगी, वो आई तुम्हारे पहले कायदे में, उसके बाद पुलिस ने एफआईआर की और जो तपास शुरू करी वो आई है दूसरे कायदे के अंदर, उसके बाद जो एविडेंस कलेक्ट किया वो आया है तीसरे कायदे के अंदर। हम कभी कभी वकील के पास जाते नहीं है, बोलते हैं अरे यार साहब, बोले हाँ, बोले ये कलम लगे, गुना हो गया, ये गुना हो गया, तो फिर वो वकील जब बात करता है ना, तो आपसे जो पूरी बात करता है ना, तब ये तीनों कायदे की कलमों के ऊपर वो बात कर रहा है आपसे। लेकिन हम क्या कहते हैं, नहीं साहब मेरे से ये गुना हुआ, अब इसमें कुछ भी करो तुम। लेकिन एक वकील के ऊपर जो प्रेशर होता है ना भाई, उस वकील को ये तीनों कायदे के हिसाब से अपने क्लाइंट को बचाना है, सिर्फ एक कायदे के हिसाब से नहीं कि 281 हो गया, 125 हो गया, बचा लो, ऐसा नहीं होता है। उसको ये सारे कायदे, सारे एविडेंस, सारी कार्यरीति जो होती है पुलिस की, तपास एजेंसी की, कोर्ट की, ये सब चीजों को उसको एनालाइज करना है, उसके बाद वो डिफेंस ले सकता है। अब उसके बाद भाई क्या होता है, चार्जशीट हुई कोर्ट के अंदर, चार्जशीट आ गया, उसमें पुलिस ने रिकवर किया है एविडेंस, कोई सीसीटीवी ले लिया, उसने जो एफआईआर लॉन्च करी है वो इसके हिसाब से हो गई, दूसरे कायदे के हिसाब से, और जो गुना दाखिल हुआ है वो फर्स्ट कायदे के हिसाब से हुआ। अब आया कोर्ट, उसने चार्जशीट कोर्ट के अंदर रख दी। अब कोर्ट के अंदर भी ये तीनों कायदे, जिसमें से सबसे ज्यादा कोर्ट जो करेगी ना, वो ये दो कायदे के ऊपर पूरी प्रोसीडिंग करेगी। कोर्ट का पहला प्रोसीडिंग होगा वो आरोपी को नोटिस निकालना, पहला वो जो नोटिस निकाल रही है कोर्ट, वो भी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस, ये दूसरे कायदे के हिसाब से चलेगा। फिर जो हम जुबानी देते हैं कोर्ट के अंदर खड़े होकर, जो साक्षी आते हैं या सीसीटीवी जो रिलीज हुआ है, सब साक्षियों के हिसाब से रिलीज होता जाता है। वो पूरी प्रोसेस जो होती है कोर्ट के अंदर जो साक्षियों की, वो इस कायदे के हिसाब से चलती है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए, बराबर, ये कायदे के हिसाब से। और आखिर के अंदर लास्ट में जब जो जज जजमेंट देता है, कोई भी कोर्ट जब जजमेंट देती है, तो आप यकीन करो अगर क्रिमिनल केस है तो उस जजमेंट के अंदर ये तीन कायदे का पूरा एनालाइज, पूरा उसका निरीक्षण करने के बाद ही एक जजमेंट आता है। एक जजमेंट, आपको पता है ये पूरी प्रोसीडिंग बहुत बड़ी होती है। एक तपास एजेंसी पुलिस अधिकारी को कितने लोगों को बुला के उनके स्टेटमेंट, कोई चीज रिकवर किया है, लगा है किसी को, उसके कपड़ों को पैक करना, पंचनामा करना, सीसीटीवी कलेक्ट करना, पूरा इतना बंच बना के उसको कोर्ट में रिलीज करना पड़ता है। और कोर्ट एक एक साक्षी को बुलाती है, उनकी स्टेटमेंट लेती है, हर पुरावे को ध्यान में लेती है, और आपको भी बचाव का साथ में पूरा मौका देती है। आप जो वकील रखते हो, उस वो वकील आपकी तरफ से डिफेंस लेता है। अगर आपके पास वकील नहीं है करने के लिए, तब भी वो केस नहीं चलाएगी कोर्ट। आपको फ्री में लीगल एड के हिसाब से वकील आपको फ्री मिलेगा, यह हर एक का राइट है। और इतना सब कुछ होने के बाद जब कोर्ट डिसीजन देती है, कोई जजमेंट देती है, इन तीनों कायदों को ध्यान में रखकर, जिसमें एविडेंस भी आ गया, यानी पुरावा भी आ गया कि आपके खिलाफ क्या पुरावा है, और कोर्ट को किस तरीके से ये पूरी कार्रवाई करनी है, उसको कहते हैं कार्य रीति। कोई भी चीज को करने का तरीका, वो ये बीच वाला कायदा है। किसी भी चीज को किस तरीके से करना है वो ये, और कौन सा गुना हुआ है वो ये पहले नंबर पे।
अब इतना सब कुछ करने के बाद जब कोर्ट ऑर्डर करती है तो वो ऑर्डर सच्चा होता है। पता है क्यों आपको? एक गुना तो यार आपने गाड़ी ले आके ठोक दी, किसी को लग गया, उसका फ्रैक्चर हो गया, आपका 2 सेकंड का गुना हो गया। लेकिन 2 सेकंड के गुने के अंदर कितने लोग जुड़ते हैं सरकार के, 4 से 5 पुलिस अधिकारी उसमें साक्षी होते हैं, 10-15 दूसरे साक्षी होते हैं, कोर्ट की जुडिशरी होती है, आपका केस चलता है, 3-3 घंटे क्रॉस चलती है, कोर्ट का टाइमिंग कितना है, कितना जाता है। और ये इतनी बड़ी प्रोसीडिंग आपके एक एक्सीडेंट गुना के ऊपर कोर्ट कर रही है। क्यों कर रही है ये आपको बताता हूं। इतनी बड़ी क्यों है? क्योंकि हमेशा न्याय का ये मानना है कि जब तक किसी व्यक्ति के सामने कोई गुना पूरी तरह से साबित ना हो जाए वहां तक उसको सजा नहीं दे सकते। तो दोस्तों ये पूरी प्रोसेस इन 3 कायदे के ऊपर चलती है। ये 3 कायदे अगर आप लोगों को गुजराती आता है तो सिर्फ ये 3 कायदे आप लेकर आओ, मैं कहता हूं आप 90% एडवोकेट बन जाओगे। 90%। जरूरी नहीं है आप वकीलात करोगे या आपको डिग्री चाहिए। अपने खुद के जीवन को, अपने अधिकारों को उसकी रक्षा करने के लिए आपको ये कायदा जानना जरूरी। हिंदुस्तान के हर इंसान को ये 3 कायदे, अगर ये 3 कायदे का आपने नॉलेज ले लिया, गुजराती में मिलती है, आप जो भाषा जानते हो हर भाषा में मिलती है, तो सबसे पहली बात है कि आपके किसी भी छोटे से छोटे अधिकार को कोई छीन नहीं सकता। आप अपने अधिकार तक खुद पहुंच जाओगे। दूसरी बात है कि आप किसी के अधिकार को भी नहीं छीन पाओगे। आपको पता हो जाएगा कि अगर मैं ये कर रहा हूं तो क्या गुना मुझे लागू पड़ रहा है। एक दूसरी बात है कि आज हमने कोई कारखाना खोल के रख दिया है ना, वो एक आते हैं, मान लो करीम चाचा आ गए, रहीम चाचा आ गए, अरे यार देखो ना यार ये छोकरा पढ़ता नहीं है, इसको यार थोड़ा काम हम सिखा दो। हम क्या देख रहे हैं? रहीम और करीम चाचा को देख रहे हैं, क्योंकि हम कायदा नहीं जानते। अगर हमने कायदा पढ़ा है कि इतने साल से ज्यादा उम्र, कम उम्र के बच्चे को हम काम पे सिखाने के लिए भी नहीं रख सकते, पता है आपको? क्योंकि आप सिखा नहीं रहे उसको, उसकी उम्र नहीं है सीखने की। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर 6 साल से 14 साल तक के बच्चे का शिक्षण फर्जियात रखा है। आप उसको कैसे काम में डाल रहे हो? अगर आप कायदा जानते हो, थोड़ा बहुत घर पे भी पढ़े लिखे हो, तो आप वो बच्चे को क्या बोलोगे? आपको रहीम भाई, करीम भाई जो भी आया है कि यार भाई देखो इतने बच्चे को तो मैं नहीं रख सकता, सॉरी भाई, कानून के हिसाब से ये गुनाह है। देखो आप पहली जगह ये बच रहे हो गुने के अंदर, पहली जगह आप ये गुने में बच रहे हो कि आप कायदा जानते हो तो आप उस बच्चे को नहीं रख रहे हो। दूसरी बात कि अगर आपने ये कायदा पढ़ा है भारतीय न्याय संहिता, तो कभी भी आप गाड़ी स्पीड से नहीं चलाओगे, क्योंकि आपको पता है अगर कोई एक्सीडेंट हो गया तो एफआईआर के बाद 4 साल तक, अरे जो आप तो छिल्ले भले निर्दोष छूटते हो बराबर, क्यों ना कहीं कोई मतलब एविडेंस की कमी की वजह से, मान लो होता है ऐसा कभी, शक के हिसाब से भी कोर्ट छोड़ देती है बराबर। लेकिन आपने जो 4 साल कोर्ट के अंदर ये तीनों के हिसाब से जो पूरी न्यायिक कार्रवाई झेली है ना, वही आपकी सजा है। तो ये 4 साल हमारे जीवन के बर्बाद होते एक छोटी सी अज्ञानता के लिए। तो हमको कायदे का ज्ञान पूरी तरीके से लेना है। कोई भी गुनाह, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो गुनाह की कलम लगती है वो गुनाह की कलम भारतीय न्याय संहिता के हिसाब से लगती है। एफआईआर के बाद से कोर्ट प्रोसीडिंग के अंदर जितनी कार्रवाई चलती है वो सारी कार्रवाई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के हिसाब से चलती है। और जो भी पुरावे लिए जाते हैं कोर्ट के अंदर वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम के हिसाब से लिए जाते हैं। ये 3 कायदे के ऊपर ही एक केस शुरू होता है और एक केस खत्म होता है, वो आखिर तक जाता है। ये 3 कायदे। लेकिन अब मान लो कि ऐसा हो जाता है कि चलो भाई किसी के पास रिवॉल्वर मिल गई, होता है, तो रिवॉल्वर के लिए ना ये भारतीय न्याय संहिता के अंदर जोगवाई नहीं है। या किसी कोई ड्रग्स का धंधा करता है ना, वो क्या है पीने खाने का, जिससे नशा चढ़ता है, ड्रग्स का करता है, तो उसकी जो कलमे हैं वो इस कायदे के अंदर नहीं है। उसके लिए अलग से कायदा बनाया, जैसे आर्म्स एक्ट, हथियार का जो कायदा है ना, अगर हथियार किसी के पास गैर कायदेसर पकड़ाता है तो आर्म्स एक्ट के हिसाब से उस पे गुना, उसको कहते हैं स्पेशल एक्ट।
स्पेशल एक्ट ये होता है कि किसी एक खास चीज के लिए अगर कोई कानून फौजदारी बनाया जाता है उसको स्पेशल एक्ट कहते हैं। तब उस हिसाब से कलम लगेगी स्पेशल, तब इस हिसाब से नहीं लगेगी। मान लो किसी के पास कोई चरस का धंधा कर रहा है, पकड़ा गया, बरोबर है, तो नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट ये हिसाब से उसके ऊपर कायदा बनेगा। लेकिन जब वो प्रोसीडिंग एफआईआर से कोर्ट तक चलेगी, आखिरी ऑर्डर तक जाएगी, तब ये दो कायदे तो साथ में ही चलेंगे भाई। ये दो कायदे कभी छूट नहीं सकते। ये तीनों मेजर एक्ट हैं। हमको ये तीनों मेजर एक्ट का ज्ञान हर इंसान को इतना ज्यादा जरूरी है। अगर ये हर इंसान पढ़ ले गुजराती में अपनी अपनी लैंग्वेज में, या थोड़ा सा नॉलेज भी अगर इसका ले लो, तो लगभग 50% क्राइम रेट डाउन हो जाएगा। कितने गुना तो अज्ञानता के कारण हो जाते हैं, कितने गुना। जैसे मैंने इसके पहले के लेक्चर में बताया था कि 16 साल के बच्चे को एक्टिवा की चाबी थमा दी, वो लेके फोर हवा में उड़ रहा है, उसको क्या पता है मैं किसी को ठोकूंगा तो क्या होगा। और ना उस फादर को पता है कि मेरा बेटा अगर गाड़ी टकरा देता है तो मुझे क्या नुकसान होगा। ये अज्ञानता है, ज्यादातर तो अज्ञानता है। कुछ लोग बिंदास होते हैं, वो एक बात अलग है, क्या एक हल्का सा एक्सपीरियंस होता है कि यार गुनाह तो है, बराबर, लेकिन उस गुनाह की गंभीरता नहीं होती। तो इसलिए कायदे का ज्ञान ये हर चीज के अंदर इसीलिए जरूरी भी है। और दूसरी बात है कि जब वो जजमेंट हो जाता है, वो जो जजमेंट आ गया, बरोबर है, वो जजमेंट आपके फेवर में आया है तो ठीक है, चलो आप बच गए। लेकिन जो 4 साल आपके बर्बाद हुए उसका क्या। और अगर आपके विरुद्ध में आता है, अगर आप जेल में चले जाते हो, तो कभी सोचे हो तुम्हारे पीछे परिवार का क्या होगा। होता है, हम तो नहीं गए तो हमको मानना नहीं है भाई, हम अभी नॉर्मल है। लेकिन आप खाली सेंट्रल जेल की एक मुलाकात, जो दोस्त तुम्हारा बंदे, एक फॉर्म भरो कि मैं मिलने आया हूँ, आपको आधे घंटे की मुलाकात मिलेगी, खाली उससे इतना पूछना कि भाई घर की याद आती है। असली गुनहगारों की तो वाट वहां लगती है। फिर वो जब छूट के आते हैं ना, तो खोटा खोटा दिखावा है सब। ये शेर बनने का जो तरीका है ना गुनहगारों का, जो हमारे समाज में वापस आते हैं, कुछ भी नहीं बे। ये मैंने अक्सर देखा है भाषा उनकी, वो खुद अपने आप को आधा वकील समझने लग जाते हैं। 4 गुनहगार के साथ बैठते हैं ना, उनकी भाषा बदल जाती है, लेकिन वो भाषा उनकी सच्ची नहीं होती है। समझो, उसको रोता हुआ सेंट्रल जेल में किसी ने नहीं देखा है, वो हमारे सामने आके सिर्फ बड़ाई मारता है। एक सिंगल लेटरिन में 25 जन लाइन में होते हैं। खाना ठंडा है कि गर्म है उससे मतलब नहीं है, वो घर में डिमांड करते हैं। वैसे तो सरकार खाने का सारा अच्छा इंतजाम ही रखती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वहां डिमांड नहीं चलती है। अगर उसको सिगरेट पीने की लत है, मांग के देख ले एक सिगरेट वहां पे। आपने उनकी लाइफ नहीं देखी, इतनी कंजेस्टेड होती है सेंट्रल जेल में गुनहगारों की। इसीलिए कायदा जानेंगे। और आज तुम्हारे को जो बताया मैंने, तीनों कायदे हमारे साथ हर घड़ी, हर जगह, हर तरीके से जुड़े हुए हैं। और अगला लेक्चर जो मेरा होगा वो जामीन के ऊपर होगा। जामीन के कितने टाइप्स होते हैं, जामीन लेने का अधिकार क्या होता है, किस तरीके से जामीन होती है, ये बहुत बड़ी चीज है। खाली ऐसा नहीं है हमने फॉर्म भरा जामीन हो गई। कितने टाइप की जामीन होती है। आज मान लो कि कोई अगर बाहर पकड़ाता है कोई गुने में, तो उसके जामीन के अधिकार क्या है। इसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अलावा भी इसके अंदर ये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अटैच है, जामीन के कायदे के अंदर भी। तो कायदे के ज्ञान के बगैर कुछ नहीं होता है। कायदे के ज्ञान से ही हम अपने अधिकारों की रक्षा करते हैं। और थोड़ा बहुत कोई भी ये तीनों में से, बिल्कुल पतली भी बुक आती है, ऐसा नहीं है वो जाड़ी आप वकीलों के ऑफिस में देख के थोड़ा सा डर जाओगे ये कौन पढ़ेगा। बिल्कुल शॉर्ट में भी आती है, इतनी भी आएगी, आप लेकर आओ। आप चाहो तो 1 महीने के अंदर सारी चीजों को पढ़ सकते हो। और कुछ आप में से किसी को पूछना है, कोई तो सवाल कर लो। कोई अपने साथ थोड़े से किसी दोस्तों को भी लेकर आना, बराबर है। आप लोगों की जितनी तादाद बढ़ेगी ना, उतना थोड़ा सा मेरा मोटिवेशन भी होगा। और और अगली क्लास इंशाल्लाह जो है वो हमारी होगी बेल के ऊपर।
आपके अधिकार क्या है बेल के लिए। और दूसरी एक बात है कि इसके पीछे भाई एक 2 मिनट खाली, इसके पीछे सबसे बड़ा जो मोटिव है, अभी हम कायदे का जो नॉलेज दिखा रहे हैं, धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। आज का तीसरा लेक्चर था, इसके पहले वक्फ का था, वक्फ का अभी का कायदा क्या, नए कायदे में क्या डिफरेंस है। उसके बाद जो हमने जो क्लास ली FIR के ऊपर, और तीसरा आज का ये क्लास है। लेकिन आखिरी हमारा जो मोटिव है, सबसे ज्यादा मोटिव हमारा एजुकेशन को लेकर है, वो हम धीरे धीरे उसके ऊपर 2-3 महीने में आ जाएंगे। वो बहुत बड़ा इश्यू होगा, उसके लिए काफ़ी सारा मैनेजमेंट करना पड़ेगा, सर्वे किया जाएगा। एजुकेशन क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आपके जो एजुकेशन के राइट्स दिए हुए हैं, और सबसे ज्यादा हमारा जो फोकस है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के ऊपर होगा। आप उसको जान लोगे ना तो आपको खुद तलब होगी कि मैं ये कायदों को पढूं। और बेल के लिए जो मैं आपको कल अगला लेक्चर लेने वाला हूं, उसमें बेल के प्रोविजन जो है, ये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में जो दिए हुए हैं, उसके अलावा भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आपके राइट्स क्या है, बेल के स्वतंत्रता के अधिकार क्या है, उसको कंबाइन करके मैं आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में बता दूंगा। आज का ये थोड़ा सा हार्ड था, क्योंकि ये शब्द थोड़े से आपको हार्ड पड़ेंगे, लिए नए हैं, अपने शुद्ध भारत के कायदे हैं, ब्रिटिश कायदे हटा दिए गए। और रिक्वेस्ट इतनी है कि इसकी अगर आप लोगों को बुक नहीं मिले कहीं तो मुझे फ़ोन करना, मैं बता दूंगा कहाँ मिल जाएगी आप लोगों को। एक खाली छोटी छोटी इसकी बुक लिया, जो शॉर्टकट में आपको बताया होगा, उसके अंदर कलम वगैरह। हाँ नहीं, वो ऑनलाइन पे मैं ऐड थोड़ा कर सकता हूँ किसी दुकान का। बराबर, वो करते हैं।